नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भगत से प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। जैसा कि इस बार टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः आप लोगों को पाठ का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आपको पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने पाठ के प्रत्येक वाक्य से प्रश्न बनाने का प्रयत्न किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। पाठ के साथ साथ लेखक परिचय भी पढ़िए, उससे भी प्रश्न अवश्य आएंगे। मैंने इस वीडियो में लेखक परिचय से भी कई प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको पाठ से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भगत जी की वेशभूषा और व्यक्तित्व कैसा था। वेशभूषा का मतलब होता है ड्रेसअप, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनका पहनावा कैसा था। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी, है ना। तो आप लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो कैसे दिखते थे। यहाँ पर मैंने 5 वाक्य में इसको बताने का प्रयत्न किया है। इनमें से कोई भी अगर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप उसको चुन सकते हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए। भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी का मतलब होता है कि उनकी जो हाइट थी वो ना तो वो बहुत हाइट में बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे थे। तो उनका जो कद था वो बीच का था, है ना। गोरे चिट्टे आदमी यानी कि वो देखने में भी गोरे थे, यानी कि फेयर कॉम्प्लेक्शन था उनका। ठीक है। वे लंबी दाढ़ी या जटा जूट नहीं रखते थे। यहाँ पे नहीं का नहीं शब्द इस्तेमाल हुआ है। नहीं का मतलब है कि वो नहीं रखते थे। जैसे उनको पाठ में साधु कहा गया है ना। साधु लोग क्या होता है, साधु लोग अगर आप देखेंगे तो उनकी लंबी दाढ़ी होती है, वो जटाएं रखते हैं अपने सर पे, है ना। लेकिन जो हमारे ये बाल गोविंद जी थे, ये ना तो लंबी दाढ़ी रखते थे ना जटा जूट रखते थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। इसका मतलब है कि उनके जो बाल थे वो सफ़ेद रंग के थे। ठीक है। वे कम कपड़े पहनते, कमर में एक लंगोटी। तो उनका जो कपड़े थे वो कम कपड़े पहनते थे और उस कपड़े में क्या था, उनकी कमर में बस एक लंगोट, सिर्फ लंगोट पहनते थे वो। मस्तक पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे। और मस्तक पर क्या, रामानंदी चंदन। अगर रामानंदी चंदन यहाँ पे इसका मतलब होता है तिलक, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं यू शेप में तिलक लगाते हैं, है ना। बीच में यू शेप में तिलक रहेगा वाइट कलर का और बीच में जो है वो रेड कलर का। तो उस तरह का जो टीका होता है उसको रामानंदी कहते हैं यूजुअली। नहीं तो तिलक को जो है आप समझ जाइए कि तिलक लगाते थे, है ना। तो ये है। तो ये जो प्रश्न है इसके ये 5 उत्तर जो है, पांचों के पांचों उत्तर जो है, इनमें से कोई भी अगर आता है तो वो सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है। अभी लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि वे लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। यहाँ पे नहीं जो है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वे ये चीज़ नहीं रखते थे। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भगत जी गले में किसकी माला पहनते थे ना। बच्चों यह भी प्रश्न जो है उनकी वेशभूषा से ही रिलेटेड है। ठीक है। वेशभूषा से ही रिलेटेड प्रश्न है। तो इसको मैंने अलग करके इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किया है क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तुलसी के जड़ों की माला। भगत जी जो है वो अपने गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। जब जाड़ा आता तब वह क्या ओढ़े रहते। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमने पिछले प्रश्न पे इस बात को डिस्कस किया था कि जो भगत जी हैं वह कम कपड़े पहनते थे, है ना। और वो कम कपड़े में क्या था, सिर्फ एक लंगोटी मात्र। तो लेकिन जब जाड़े का मौसम है, जब ठंड का मौसम है, तो उस टाइम में खुद को बचाने के लिए वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे, क्या यूज़ करते थे। तो यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या है, काली कमली। काली कमली का मतलब होता है ब्लैक कलर का ब्लैंकेट, है ना। वो यूज़ करते थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगत जी की टोपी कैसी थी, है ना। भगत जी किस तरह की टोपी पहनते थे, तो भगत जी जो है वो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे, है ना। कनफटी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इस टोपी से क्या होता था, उनके कान ढके हुए नहीं रहते थे, इसीलिए कनफटी टोपी कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भादो की रात कैसी है, और उत्तर है अंधेरी। यहाँ पे आपको पाठ के अनुसार उत्तर देना है। भादो का मतलब मालूम है आप लोगों को। भादो जो है यहाँ पे हिंदी महीने की बात की गई है ना। इंग्लिश में जैसे जनवरी फरवरी है, तो हिंदी में आश्विन कार्तिक सावन भादो, है ना। तो यही भादो जो है ये हिंदी का महीना है। और तो भादो की रात कैसी है, भादो की रात अंधेरी है, मतलब नाइट्स कैसे वहाँ पे, डार्क। ठीक है। अगला प्रश्न, भगत जी कबीर को क्या मानते थे, है ना। भगत जी कबीर को क्या मानते थे, वो क्या मानते थे, उन्हें साहब, वो साहब कह के उन्हें बुलाते थे, और वह उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। अगर प्रश्न आ जाए कि भगत जी किनके आदर्शों पर चलते थे, तो आप वहाँ पे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, यह आपको उत्तर चुनना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भगत की कितनी आयु थी, है ना। वो उनकी उनकी एज क्या थी, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है चैप्टर में कि हाँ इतनी ही एज थी। वहाँ पे लिखा गया है 60 वर्ष से ऊपर, है ना, यानी कि उससे अधिक, यानी 60+। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 60 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, उत्तर खेती बाड़ी। यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो जीवन यापन के लिए क्या काम करते थे, है ना। तो वो क्या काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, यानी कि वो अपने खेतों में फसल उगाते थे, इसी से उनका जीवन यापन होता था। ठीक है। भगत जी के घर में कौन कौन थे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि उनके घर में जो लोग थे वो कौन कौन लोग थे। ठीक है ना। तो कौन कौन लोग थे, एक बेटा और बहू, बहू यानी बेटे की पत्नी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे, उत्तर वह सुस्त और बोदा था, है ना। भगत जी अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते थे, और वह उसका कारण क्या था, उसका कारण यह था कि उनका बेटा जो था वो कमज़ोर बुद्धि का था, है ना। उसको उसमें बुद्धि कम थी, इसीलिए वह उसका बहुत ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित लोग क्या करते थे, है ना। तो उत्तर, बच्चे खेलते हुए झूम उठते, बच्चे जो है वो खेलते खेलते भी झूमने लगते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती। मेड़ पर खड़ी औरतें जो है वो उनके गीत को गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि जो किसान हल चला रहे हैं खेतों में, उनके जो पैर हैं वो भी ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगती। जो लोग धान की रोपाई कर रहे हैं उन लोगों की जो उंगलियां हैं ना, वो भी अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद का संगीत जादू था, ये तो बिल्कुल सही है। बाल गोविंद जी जो है उनके संगीत में एक अजीब सा जादू था, जो भी उनके संगीत को सुनता वो उनके गीत में खो जाता था। प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। अब यहाँ पे प्रेम मंडली कौन है, वो लोग हैं जो भगत जी के साथ मिल करके उनके गीतों को क्या करते थे, दोहराते तिहराते, यानी कि जो भगत जी गा रहे हैं उसको दोबारा गा रहे हैं, है ना, तीसरी बार गा रहे हैं। श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते ताल स्वर के साथ। श्रोता यहाँ पे कौन है, जो लोग सुन रहे हैं ना, तो सुनते सुनते भी क्या होता था, उनका जो मन है, श्रोताओं का जो मन है वो भी, उनका मन भी ताल स्वर के साथ ऊपर उठने लगता था। 12वां प्रश्न, बाल गोविंद जी किसके पद गाया करते थे, तो बाल गोविंद जी किसके पद गाया करते थे, बाल गोविंद जी कबीर के पद गाया करते थे। 13वां प्रश्न, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, यहाँ पर भाव का अर्थ है इमोशंस, मतलब जो भी वो गीत गाते थे उसमें क्या भाव था, क्या किस तरह का इमोशन था, वो कैसा इमोशन दिखता था उसमें। तो क्या इमोशन दिखता था, प्रभु मिलन का, यानी कि ईश्वर प्राप्ति का जो भाव है वो व्यक्त होता था जब भी वो गाते थे। 14वां प्रश्न, भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे, यानी भगत जी के अनुसार आत्मा, जो हमारी आत्मा है
और जो परमात्मा है, ईश्वर है, उनके बीच में कैसा संबंध वो मानते थे, किस तरह का रिलेशन मानते थे? तो वो मानते थे प्रेमी प्रेमिका का, मतलब जो संबंध एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, वही संबंध वो आत्मा और परमात्मा के बीच मानते थे। अगला प्रश्न, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो लेखक जो हैं उन्हें बाल गोविंद भगत का क्या ऐसा चीज़ था जो उन्हें बहुत पसंद था? तो वह था मधुर गायन। भगत जी के जो गीत हैं वो उन्हें बहुत पसंद थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो भजन गाते समय वह क्या बजाते थे? खंजरी। खंजरी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वह बजाते थे। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना। प्रश्न संख्या 18, भगत जी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो बच्चों यहाँ पर भगत जी के बारे में पूछा गया है। वैसे तो किसान जो है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो वो अपनी फसल लेकर के घर जाता है कि नहीं, लेकिन भगत जी जो है अपनी फसल को लेकर के कबीरपंथी मठ में जाते थे, जिसे कि वह साहब का दरबार भी कहते थे। और वहाँ पे जो भी उन्हें प्रसाद रूप में मिलता उसी को लेकर के वह घर लौटते थे और इसी से उनका गुजर बसर होता था, इसी से वह घर चलाते थे। ठीक है, तो चलिए ये तीनों जो वाक्य मैंने लिखे हैं इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर, क, सर पर लाद कर साहब के दरबार ले जाते। ख, कबीरपंथी मठ में भेंट रूप रख देते। ग, प्रसाद में जो मिलता उसी से घर चलाते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? तो पाठ में रोपनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो रोपनी का क्या अर्थ होता है? धान की रोपाई। 20वां प्रश्न, समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा? तो समूचा का मतलब क्या होता है बच्चों? समूचा का मतलब होता है पूरा। पूरा गांव खेतों में कब उतर पड़ा? तो वह कौन सा महीना था? आषाढ़ का महीना, है ना। 21वां प्रश्न, धान की रोपाई कब होती है? तो धान की रोपाई कब होती है? आषाढ़ के महीने में। अगला प्रश्न, औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठी है? कलेवा का मतलब क्या होता है बच्चों? कलेवा का मतलब होता है जलपान या नाश्ता, है कि नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? मेड़ पर। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। 23वां प्रश्न, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। पंक्ति में मुसाफिर कौन है? बच्चों ये जो पंक्ति है यह कबीरदास जी की पंक्ति है और भगत जी कबीरदास जी की पंक्तियां गाया करते थे। तो इस पंक्ति में मुसाफिर कौन है? मुसाफिर है मनुष्य, सामान्य मनुष्य। अगला प्रश्न, कार्तिक मास में भगत जी क्या करने लगते? तो कार्तिक मास के महीने में वह क्या करने लगते थे? प्रभातियाँ, जो फागुन तक चला करती थी। प्रभातियाँ का मतलब होता है प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। तो भगत जी जो हैं वह प्रातःकाल उठ करके और फिर वह गीत गाते थे। ठीक है, और यह जो उनकी जो प्रभातियाँ थी वो कार्तिक मास में शुरू होती थी और फागुन तक चलती थी। अभी देखिए कार्तिक मास के बाद आता है अघन मास, फिर पूस मास, फिर माघ, फिर फागुन, है कि नहीं। तो इनकी जो प्रभातियाँ हैं वो कार्तिक मास में शुरू होती थी और फागुन तक चला करती थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने लोही किसे कहा है? तो किसे कहा है लोही? प्रभात के समय की लाली। सुबह सुबह जब आप एकदम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो क्या है, आपको सूरज एकदम लाल दिखेगा। तो यही प्रभात के समय की जो लाली है उसको लेखक ने लोही कहा है। प्रश्न 26, भगत किसे निगरानी और मोहब्बत का हकदार मानते थे? उत्तर, कम बुद्धि वाले कमज़ोर व्यक्तियों को। बच्चों आपने पाठ में भी पढ़ा है कि भगत जी जो है वह अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे, क्योंकि उनका बेटा जो था वह सुस्त और बोदा था, यानी कि मानसिक रूप से कमज़ोर था। अगला प्रश्न, ठंडी पुरवाई का क्या अर्थ है? तो ठंडी पुरवाई का अर्थ है पूरब से चलने वाली हवा। अगला प्रश्न, भगत की पुत्र वधू कैसी थी? तो पुत्र वधू यानी कि उनके जो बेटे की जो पत्नी थी वह कैसी थी?
तो वह कैसी थी? सुभग और सुशील थी। घर की प्रबंधिका बनकर भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। बच्चों, सुभग का अर्थ होता है भाग्यवान और सुशील का अर्थ होता है सिंपल। तो जो उनकी बहू थी वह बहुत ही भाग्यवान थी और बहुत सीधी सादी थी। और वह उन्होंने क्या किया था? घर का प्रबंधक घर की प्रबंधिका बनकर उन्होंने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अगला प्रश्न, भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? उत्तर है बेटे की मृत्यु के दिन। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि भगत जी जो हैं, जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन वह गीत गाते हैं और उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो परिवार जो होता है वो दुख में डूब जाता है। पर यहाँ हमने पाठ में देखा कि भगत जी जो हैं वो बिल्कुल दुखी नहीं थे, बल्कि वह बहुत खुश थे और वह अपने गीत के माध्यम से लोगों को यह बता रहे थे कि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जाकर मिल गई है। प्रश्न संख्या 30, भगत जी ने अपने बेटे का क्रियाकर्म किससे करवाया? उत्तर है अपनी पतोहू से। पतोहू का मतलब होता है बहू से। तो यहाँ पर भगत जी जो है उन्होंने अपने बेटे का क्रियाकर्म जो है वो अपने बहू से करवाया। अगला प्रश्न, लेखक का क्या नाम है? लेखक का क्या नाम है? उत्तर रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न, भगत जी की मृत्यु का क्या कारण था? उत्तर बुढ़ापा, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, बुखार आने लगा, बीमारी, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा। बच्चों, मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको। इनमें से कोई भी अगर आता है परीक्षा में तो आप उसको सही टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। प्रश्न, बोधा का क्या अर्थ है? उत्तर मानसिक रूप से कमजोर, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न, भगत जी का घर कबीरपंथी मठ से कितनी दूरी पर था? तो कितनी दूरी पर था? 4 कोस की दूरी पर था। कोस का मतलब होता है माइल। मैंने पहले भी आपको यह चीज़ बताई है। अगला प्रश्न, भगत जी के अंतिम समय पर लेखक को उनका संगीत कैसा लगा? तो भगत जी का जब अंतिम समय आया था और उस वक्त भी वह गा रहे थे, तो लेखक जो है जब उनका वो संगीत वो सुन रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे तागा टूट गया हो और माला का एक एक दाना बिखर गया हो। तागा का मतलब होता है धागा। तो जैसे एक माला होती है ना, और अगर धागा टूट जाए तो उसका एक एक दाना कैसे बिखर जाएगा, बिल्कुल उसी तरह भगत जी का संगीत लेखक को प्रतीत हो रहा था। प्रश्न, भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था? उत्तर गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। तो बच्चों, पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है कि भादों की अंधेरी रात में भगत जी जब यह गीत गाते हैं तो जो यह गीत है यह गीत लोगों को चौंका देता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न, भगत जी रात को भी क्यों गाते थे? क्योंकि उन्हें दिन रात का सुध नहीं रहता था। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि दिन है या रात है। वह जो है वह सिर्फ अपने गीत में खोए रहते थे। अगला प्रश्न, भगत जी किस गुण पर आस्था रखते थे? तो वह किस गुण पर आस्था रखते थे? संत समागम और लोक दर्शन पर, यानी कि लोगों से मिलना जुलना और संतों से मिलना जुलना, इसी पर वह आस्था रखते थे। प्रश्न, भगत जी की आखिरी दलील क्या थी? उत्तर बहू को मायका भेजना ताकि उसका पुनर्विवाह हो सके। बच्चों, आप सभी ने पाठ में पढ़ा है कि भगत जी जो है वह चाहते थे कि उनकी बहू जो है वह फिर से विवाह करे, इसीलिए वह उनके भाई को बुला करके उन्हें मायके जाने का आदेश देते हैं। अगला प्रश्न, भगत जी के घर से गंगा नदी कितनी दूर थी? तो कितनी दूर थी गंगा नदी? करीब 30 कोस। कोस का मतलब है माइल। अगला प्रश्न, लेखक इस पाठ के माध्यम से किस पर प्रहार कर रहे हैं? तो लेखक इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार कर रहे हैं। समाज में जो गलत रीति रिवाज है उस पर प्रहार कर रहे हैं। बच्चों, आगे का प्रश्न लेखक परिचय से है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ और कब हुआ? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ, यानी कि 1899 में।
अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से कब भाग लिया? उन्होंने कब भाग लिया था? 1920 में, यानी कि 1920 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु कब हुई? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु हुई थी 1968 में, यानी कि 1968 में। अगला प्रश्न, किस आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? उत्तर, 15 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की उल्लेखनीय संपादित पत्र पत्रिकाओं का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर वैसे तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, पर हमें उनका नाम लिखना है जो बहुत ज़्यादा फेमस रही। ठीक है, तो जो नाम आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वही नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। तो उसमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर क्यों कहा जाता है? उत्तर, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण। विशिष्ट शैलीकार का मतलब है कि उन्होंने साहित्य जगत में अपना एक विशेष योगदान दिया है, इसी कारण उनको कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न, बेनीपुरी जी का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? उत्तर, बेनीपुरी जी का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न, बेनीपुरी जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है। चिता के फूल कहानी। अम्बपाली एक नाटक है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। और बच्चों ये जो बाल गोविंद भगत जो पाठ आप पढ़े हैं वह भी एक रेखा चित्र है। जंजीरें और दीवारें एक संस्मरण है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा।